गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को एक बार फिर से टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज जो कि एक महत्वपूर्ण इतिहास के टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वो क्या है कि तराइन का बैटल। आखिर बैटल ऑफ तराइन क्यों हुआ? तराइन के तीन बैटल क्यों लड़ा गया? आखिरकार क्यों लड़ा गया? अब तक हम सिर्फ दो ही जानते थे कि 1191 में तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। आखिर हम लोग आज तक नहीं पता है कि तराइन का तीसरा युद्ध भी लड़ा गया था और वो क्यों लड़ा गया था, तो वो आज देखेंगे हम और पूरा जानेंगे कि आखिर में तराइन का लड़ाई जो बैटल था उसका जड़ क्या था, आखिर शुरुआत कहाँ से हुई, किसने किया। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं कि भारत में देखेंगे, शुरुआत से पूरा जानेंगे तराइन के बारे में। यहाँ से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि जब टाइम पीरियड आपका चलता है, जब भारत में अरब प्रांत से भारत में आक्रमण करने वाला तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी वो कौन था, तो वो मोहम्मद गौरी था। और जब मोहम्मद गौरी का फर्स्ट अटैक, तो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी का फर्स्ट अटैक भारत पर कब हुआ था, तो 1175 में हुआ था। और 1175 में उसने कहाँ पर अटैक किया था, तो 1175 में उसने कहाँ पर अटैक किया था, तो 1175 में उसने मुल्तान पर अटैक किया था। और उस समय मुल्तान में एक जाति, मतलब एक वंश चला करता था। वो वंश क्या था? करमाती। ठीक है, एग्जाम पूछता है कि जिस समय 1175 में गौरी का प्रथम अटैक था भारत में, उस समय वो जो प्रथम अटैक किया था मुल्तान में, और मुल्तान में उस समय एक जाति था करमाती जाति। उस करमाती जाति के लोगों ने इसको इतना धोया, इतना मारा कि ये वापस चला गया। अब वापस चला गया, फिर ये 1178 में फिर से ये भारत पर अटैक करता है। अगर गौरी का फर्स्ट अटैक कब था, तो वो 1175 में था। कहाँ पे? मुल्तान पर अटैक किया था। फिर 1178 में इसने गौरी का सेकंड अटैक कहाँ पे हुआ था, तो गौरी का सेकंड अटैक किया था उसने कहाँ पे, तो उसने किया था गुजरात प्रांत में किया था। गुजरात प्रांत में किया था। और उस समय गुजरात का जो रूलर था, जो शासक था, वो कौन था, तो वो था भीम सेकेंड या मूल राज के भी नाम से जाना जाता है। तो इसको ये नहीं मालूम था कि अब जो जिस पर हम अटैक करने जा रहे हैं वो पहले से भी कहीं ना कहीं और भी ज्यादा ताकतवर था। ठीक है, पर उसने गुजरात पर अटैक कर दिया। उस समय गुजरात का जो रूलर था वो था भीम सेकेंड या मूल राज के नाम से जाना जाता है, वो था। उसने इसको इतना मारा, इसको राजस्थान के माउंट आबू तक भगाया और वह माउंट आबू में जाके पकड़ लिया और 6 महीनों तक अपने कैद में रखा। फिर इसके बाद मोहम्मद गौरी के कुछ मतलब कमांडर आते हैं, सेनापति आते हैं और उसको छुड़ा के लेके जाते हैं कि अब ये अटैक नहीं करेगा। फिर गौरी का कहता है कि ऐसे तो भारत को लूटा नहीं जा सकता, भारत के राजाओं को हराया नहीं जा सकता, हम डायरेक्ट मतलब बड़े राज्यों पर अटैक नहीं कर सकते। तो अब क्या है कि अब हम छोटे राज्यों पर अटैक करेंगे और छोटे राज्यों को कब्जा करते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, फिर मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गजनी प्रांत से चलता है। गजनी प्रांत से चलता है और वो समय क्या था, तो गजनी प्रांत से जब चलता है, अफगानिस्तान की गजनी प्रांत से चलता है और 1186 तो अफगानिस्तान के गजनी प्रांत से वो चलता है और 1186 में वो कहाँ पे आता है? भटिंडा कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। ठीक है, पंजाब में पड़ता था। ठीक है, तो गजनी से चलता है गौरी और कहाँ पे आता है? 1186 में भटिंडा में पहुंचता है और फिर होता है बैटल ऑफ भटिंडा का युद्ध। और बैटल ऑफ भटिंडा के बाद वो भटिंडा को जीत लेता है। ठीक है, भटिंडा को जीत लेता है। फिर उसका आगे बढ़ने का जो एक वो था कि हम छोटे छोटे राज्यों को जीत कर आगे बढ़ेंगे, तो फिर आगे वो कहाँ बढ़ता है? भटिंडा को जीतने के बाद उसने भटिंडा से आगे कहाँ बढ़ा, तो हरियाणा। और हरियाणा पे मोहम्मद गौरी ने 16 बार अटैक किया। कितने बार? 16 बार अटैक किया, लेकिन 16 बार हार गया। 16 बार अटैक किया हरियाणा पर मोहम्मद गौरी ने। सिर्फ भटिंडा से हरियाणा पर 16 बार अटैक किया, लेकिन 16 बार वो हार गया। और ये मोटिवेशन देखिए कि 16 बार कोई आक्रमण करने के बाद भी हार जाता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जुनून है लड़ने का। ठीक है, तो 16 बार हारने के बाद फिर क्या होता है? 16 बार हारने के बाद फिर
हरियाणा से आगे देखिए क्या है, तो हरियाणा से आगे एक राजा राज कर रहा था दिल्ली में। तो वो कौन था? तो दिल्ली में जो राजा राज कर रहा था अजमेर में, वो था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड के नाम से, पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है एग्जाम में, पृथ्वीराज थर्ड या पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो दिल्ली में कौन सा शासक राज कर रहा था? तो वो था चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी हुआ करते थे, दरबारी हुआ करते थे। पृथ्वीराज चौहान के एक दरबारी हुआ करते थे, तो वो कौन थे? चंद्रवरदाई। ठीक है, वो कौन थे? चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई। ठीक है, तो दिल्ली में जो चक्रवर्ती सम्राट थे वो कौन थे? पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान के ही एक दरबारी हुआ करते थे, वो कौन थे? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की एक फेमस पुस्तक है, उस फेमस पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो चंद्रवरदाई की एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसमें ही पूरा ये तराइन का जो युद्ध है उसी में लिखा गया है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो पुस्तक किसकी है? तो वो चंद्रवरदाई की है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी हुआ करते थे। तो जो चंद्रवरदाई थे उन्होंने पृथ्वीराज चौहान से कहा कि महाराज आप रोकिए इसको। किसको? तो आप रोकिए किसको? तो मोहम्मद गौरी को रोकिए, नहीं तो ये भटिंडा पे जिस तरह से आक्रमण करके भटिंडा को जीत लिया है, उसी तरह से ये आगे भी छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए एक समय ऐसा आएगा जब ये दिल्ली पर भी वे अपना झंडा लहरा देगा, यानी दिल्ली पर भी राज करने लगेगा। तब मोहम्मद गौरी क्या करते हैं? मोहम्मद गौरी यहाँ से आते हैं, कहाँ पे? तो तराइन पे, तराइन पे आते हैं, और यहाँ से मोहम्मद गौरी आते हैं तराइन पे। फिर होता है बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट 1191 में। 1191 पे अब हम ऊपर पढ़ेंगे। दिल्ली से कौन आते हैं? तो पृथ्वीराज चौहान। और इधर भटिंडा से कौन आते हैं? तो मोहम्मद गौरी आते हैं। और दोनों आमने सामने कहाँ पे होते हैं? वो जगह है तराइन, हरियाणा में एक जगह पड़ता है। अगर कहे कि ये तराइन कहाँ पड़ता था, तो ये तराइन हरियाणा में पड़ता था। हरियाणा में एक जगह पड़ता था तराइन, और ये दोनों आमने सामने होते हैं आके तराइन पे। फिर होता है बैटल ऑफ फर्स्ट तराइन, बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है, किस किस के बीच में होता है? तो 1191 में होता है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। तो जो इस कह सकते हैं कि जो तराइन पे जो राजा राज कर रहा था, तो वो कौन था? पृथ्वीराज। जो ये तराइन पे राजा राज कर रहा था, तो वो था राजा जयचंद्र। ठीक है, राजा जयचंद्र हुआ करता था। कहाँ पे? तराइन पे जो राज कर रहा था वो था राजा जयचंद्र। और इस राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान दोनों मिल करके मोहम्मद गौरी को फिर से धो दिया, मतलब फिर से भगा दिया, हरा दिया फिर से। तो अगर पूछा जाए बैटल ऑफ तराइन का पहले युद्ध जो 1191 में लड़ा गया था, उसमें पृथ्वीराज जीत गया और मोहम्मद गौरी को हरा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से मोहम्मद गौरी वापस चला जाता है भटिंडा पे, और फिर से भटिंडा से फिर से वो 1192 में फिर से अटैक करता है। कहाँ पे? तराइन पे। और फिर से मोहम्मद यहाँ से पृथ्वीराज चौहान आता है। लेकिन इस रुकिए, ये जो 1192 में जो तराइन का युद्ध लड़ा गया था, तो जो 1191 में तराइन का फर्स्ट बैटल हुआ था, तो उस समय जयचंद्र का साथ किसने दिया था? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान ने जब साथ दिया, तो कहीं ना चक्रवर्ती सम्राट ने जब जयचंद्र से हाथ मिलाया और मोहम्मद गौरी को हराया, तो मोहम्मद गौरी को ऐसे लगने लगा था कि अब हम नहीं जीत सकते, अब हम नहीं जीत सकते, मतलब उसकी जीतने की आशंका पूरी समाप्त हो चुकी थी कि भारत बहुत ही शक्तिशाली देश है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि एक यहाँ से एक लव स्टोरी शुरू होता है। वो क्या है कि जयचंद्र की एक बेटी थी, तो बेटी का क्या नाम है? जयचंद्र की एक बेटी थी। ठीक है, तो यहाँ से एक होता है लव स्टोरी शुरू होता है। वो क्या है कि जयचंद्र की एक बेटी थी संयोगिता, उस संयोगिता से प्रेम हो जाता है किसको? तो पृथ्वीराज चौहान को। और ये बात जब जयचंद्र को पता चलता है, तो कहीं ना कहीं जयचंद्र को बुरा लगता है, और जयचंद्र उसकी स्वयंवर रचा देता है, और उस स्वयंवर में भारत के सभी राजाओं को बुलाता है, लेकिन किसको छोड़ के? तो वो पृथ्वीराज चौहान को छोड़ देते हैं। और इस बात जब पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि एक चक्रवर्ती सम्राट को त्याग किया गया है, तो उसको बहुत बुरा लगता है, और वो स्वयंवर में जाकर उस पृथ्वी संयोगिता को उठा के लेके आके शादी कर लेते हैं।
तो जयचंद्र की जो सेना है वो कहीं न कहीं पृथ्वीराज चौहान को नहीं रोक सकती, क्योंकि वो भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे। उसको साहस इसमें किसी में नहीं था कि उसको रोक सके। तो वो संयोगिता को उठा के लाते हैं और शादी कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इसके बाद जयचंद्र की दुश्मनी हो जाता है पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि उसकी लड़की को उस बीच बीच स्वयंवर से उठा के लाता, कहीं बेइज्जती हो गया था, तो दुश्मन बन जाते हैं। और दुश्मन बनने के बाद वो चाहते हैं कि अब पृथ्वीराज चौहान को किसी तरह से मरवाना है। फिर वो हाथ मिला लेते हैं, किससे? तो मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लेते हैं। यही हिंदुस्तान की हर बार जो हारने का क्रम है, यही था हिस्ट्री में, कि वो अपनों का साथ नहीं देते हैं, वो दूसरे से साथ मांगते हैं। तो मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लेते हैं, और मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाने के बाद होता है बैटल ऑफ तराइन सेकेंड। कब? 1192 में। इस समय मोहम्मद गौरी और जयचंद्र मिल चुका था और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है इस युद्ध में। बैटल ऑफ तराइन का सेकेंड युद्ध जो था, उस समय पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है मोहम्मद गौरी, क्योंकि जयचंद्र ने हाथ मिला लिया था। जब कोई अपना ही दुश्मन बन जाता है तो हारने पर मजबूर तो होना ही पड़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है और इसके बाद भारत पे शासन करने लगता है। कौन? तो मोहम्मद गौरी भारत पे शासन करने लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का तीसरा युद्ध लगभग माना जाता है कि 1215 या 16 में लड़ा गया था। ठीक है, जो ऑप्शन में है वो लगाइए। तो तराइन का जो तीसरा युद्ध है वो 1215 या 16 में लड़ा गया था। वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? तो एल्दोज और इल्तुतमिश के बीच में लड़ा गया था। तो आप ये सोचेंगे कि एल्दोज आखिर कौन है, इल्तुतमिश कौन है? तो मोहम्मद मोहम्मद गौरी जब भारत छोड़ के चले गए थे, तो उन्होंने, अब वो कहीं न कहीं बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, तो वो सोच रहे थे कि हम भारत पे भी राज करें और साथ ही में हम गजनी पर भी राज करें, दोनों जगह राज करें। तो उसके लिए वो मोहम्मद गौरी गजनी वापस चले जाते हैं। मोहम्मद गौरी गजनी वापस चले जाते हैं और भारत में मोहम्मद गौरी के उस समय कितने? तो 4 गुलाम हुआ करते थे। तो वो 4 गुलाम कौन-कौन से थे? तो मोहम्मद गौरी के जो 4 गुलाम थे, वो सबसे पहले आता है कौन? तो सबसे पहले आता है मोहम्मद गौरी के सबसे जो फर्स्ट गुलाम थे, तो वो फर्स्ट स्लेव कौन थे? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक। सेकंड गुलाम कौन थे? तो वो एल्दोज। और थर्ड गुलाम कौन थे? क्वाचा। और जो चौथा गुलाम थे वो थे कौन? तो बख्तियार खिलजी। अगर एग्जाम में बार-बार ये भी पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी वो कौन था? तो वो यही था, बख्तियार खिलजी। इन्होंने ही नालंदा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाया था। और अगर पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने था? वो कुमार गुप्त ने बनाया था। ठीक है। फिर आता है कि जो ये गुलाम थे, मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्दोज, क्वाचा और बख्तियार खिलजी। और इसी में से एक गुलाम था, वो कौन था? एल्दोज। तो जो 1215 या 16 में जो युद्ध लड़ा जाता है, तराइन का तीसरा युद्ध, इस तराइन के तीसरा युद्ध में कौन-कौन लड़ता है? तो एल्दोज, और दूसरे तरफ वर्सेस में रहता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बीच में लड़ा जाता है, जिसमें एल्दोज डिफीटेड हो जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश जीत जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये इल्तुतमिश कौन है? तो इल्तुतमिश है गुलाम वंश का रियल फाउंडर, या गुलाम वंश का दूसरा शासक माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, तो देखिए गुलाम वंश का जो पहला शासक था, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को बना दिया गया था दिल्ली डायनेस्टी का सेकंड रूलर, और जो कि गुलाम वंश का दूसरा रूलर जो था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र को बना दिया जाता है। लेकिन इसमें विरोध कर देते हैं लोग। विरोध क्या करते हैं कि जो गुलाम वंश था, गुलाम के एग्जाम पूछता है गुलाम के टाइटल को, जो अब जब गौरी छोड़ के गया था, तो गौरी ने ये साफ-साफ बोल के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को कि तुम कोई भी मन चलाओ, तुम जो करो, जैसे करो, शासन करो। तो अगर चाहता तो कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण कर सकता था, लेकिन भारत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। क्यों है? जबकि वो तीसरा शासक बना, तो पहला सुल्तान कैसे बन गया? तो वो इसलिए बना क्योंकि कुतुबुद्दीन कहता था कि हम गौरी के गुलाम हैं, तो हम गुलाम ही रहना चाहते हैं। तो उसने शासन तो ज़रूर किया, लेकिन सुल्तान के टाइटल को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसीलिए जो गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का पहला जो सुल्तान था, वो इल्तुतमिश था। ठीक है, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में ये भी क्वेश्चन पूछता है कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो
कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके पुत्र को जब रूलर बना दिया गया तो विरोध हुआ। विरोध के बाद उसके पुत्र को हटा दिया गया और उसके बाद बनता है भारत का तथा जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बनाया जाता है इल्तुतमिश को। इसलिए दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर माना जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश बन जाता है दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर, ठीक है। अब फिर इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में लड़ा जाता है 1215 या 16 में लड़ा जाता है तराइन का तीसरा युद्ध, जिसमें यल्दोज हार जाता है और इल्तुतमिश जीत जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में फिर कभी किसी वीडियो में पढ़ेंगे। आज था मेनली क्या था तो तराइन का युद्ध। आखिर तराइन का युद्ध शुरुआत से आखिरी तक क्यों लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया, इतिहास क्या था, तो आज हमने जान लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, शॉर्ट में अधिक जानकारी के लिए वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हर शाम 6:30 बजे टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक देखते रहिए और पढ़ते रहिए।